हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा सब लोग? कैसा लगा तुम्हारा रिवीजन वन? बढ़िया था। बहुत अच्छा रिस्पांस तुम लोग दे रहे थे सर, बहुत अच्छा हुआ। आ, वहीं याद हो गया। बहुत अच्छा। मैं तो यही चाहता हूँ तुम लोग को यहीं पर याद हो जाए। तो बच्चे, आज जो शेष क्वेश्चन जो तुम्हारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो शेष कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं। तो ये सारा टॉपिक्स मिला करके और हम आज जो तुम्हारा लेक्चर टू है, आज है तो रिवीजन का लेक्चर टू है ना तुम्हारा। तो आज तुम्हारे इस रिवीजन का हम लेक्चर टू तुमको लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। ये लेक्चर टू तुम्हारे पास आज लेकर के आए हैं। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन टू तुम्हारे पास हम लेकर के आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का रिवीजन टू तुम्हारे पास हम लेकर आए हैं। तो मे भी कोई बच्चे अगर बाई द वे आज पहला क्लास मेरा कर रहे होंगे और उनको नहीं पता होगा कि कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप लेक्चर वन भी मेरा कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। लेक्चर वन के शुरुआत में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कौन कौन सा है सो बताए हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं सो बताए हैं, और फिर उसमें सात लगभग हम शॉर्ट क्वेश्चन का एक अच्छा सा खूबसूरत एक्सप्लेनेशन करके बच्चों को मैं वहां पर चर्चा किया हूं। तो बच्चे, अब हम लोग आते हैं लेक्चर टू का आज के टॉपिक्स में। तो अपन आज का जो टॉपिक्स है उसका पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चा, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताओ। यस, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो, ए, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत विभव, विभव कहते हैं। और अपना बच्चा, विभव पोटेंशियल का सबसे खूबसूरत डिफिनेशन क्लास 10 में उसको सबसे ज्यादा याद रहता था। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव। मान लो बच्चा, मान लो कि यहां पर कोई चार्ज है Q, यहां पर कोई चार्ज है Q, और इस क्यू चार्ज को यहां इन्फिनिटी से तुम किसी पॉइंट तक ला रहे हो, इस पॉइंट तक ला रहे हो, और बाय द वे लाने में वर्क हो गया W। क्या मतलब? क्या मतलब? क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हो रहा है? W। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हो जाएगा? W बाई क्यू। और ये जो वर्क करना पड़ा ना, इसी वर्क को हम पोटेंशियल कहते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहां देखो ये फॉर्मूला लिखा ना, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये देखो, ए वाला फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल, वर्क बाय चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। समझ में आ रहा है? विभव बराबर कार्य बटा आवेश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, और इसी को वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो वोल्ट, इसका मतलब हो गया कि ये जो एक वोल्ट है 100, ये एक वोल्ट है 100, और एक जूल जो पर, एक जूल पर कूलॉम है 100, ये दोनों एक ही बात है। तो हम लोग एक वोल्ट कहें या एक जूल पर कूलॉम कहें या फिर इसको हम एक न्यूटन पर कूलॉम कहें, ये सारा का सारा एक ही चट्टा बता है। जैसा हमको जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग यूज कर लेंगे। कोई अगर तुमसे इसका डायमेंशन पूछे तो क्या होता है? W बाई क्यू होता है। W का क्या डायमेंशन होता है? बोलो, ml2t-2। और चार्ज का क्या होता है? AT होता है। अब इसी को तुम मैनेज कर लोगे तो ml2 तो है ही, लेकिन t ऊपर में जाकर के -3 हो जाएगा, ml2t-3 और ये -1। तो बच्चा, उम्मीद करें कि पोटेंशियल समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, as the work done into taking a unit positive charge from infinity to that point, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? मैं फिर याद दिला दूं कि बाय द वे, अगर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज Q है, ये कोई पॉइंट P है, यहां पर एक Q चार्ज को लाना है,
तो बाय द वे क्यू चार्ज को लाने में टोटल वर्क अगर डब्ल्यू करना पड़ रहा होगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क बाई चार्ज। दिस वर्क बाई चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल सॉरी, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और यहां से अगर अपन को W का मान निकालना होगा तो V इंटू क्यू। और इस पोटेंशियल का अगर तुमसे कोई यूनिट पूछता है तो तुम वोल्ट बताते हो, और कोई अगर बाय द वे डायमेंशन पूछता है तो ml टू T-1 A-1। तो बच्चा हम उम्मीद करें कि तुम लोग को ये पूरा का पूरा बात समझ में आ जा रहा है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ कि किसी बच्चे को बाय द वे अगर नोट्स वोट्स लिखना होगा तो फिर उनको ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ। आपको अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन पॉइंट पर अगर कुछ ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों को लिखने में। चलिए, ये हटा दिया मैंने इसलिए कि कोई बच्चे को किसी नोट्स में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बाकी आप समझो कि आप कितना लेबर कर रहे हो, है ना। मैं नहीं समस्या क्रिएट करना चाहता हूं। उम्मीद करें विभव समझ में आ गया। विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। या यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल चेंज कर रहा है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर, बाय द वे ए कोई दो पॉइंट है, यहां का बीच का टोटल डिस्टेंस, बाय द वे टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई चार्ज यहां से यहां तक डिस्प्लेस होता है तो मान लो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट dr है, और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट पर बाय द वे टोटल पोटेंशियल उसका d भी चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि dr डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो dv हो रहा है, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल चेंज होगा वो dv बाई dr होगा, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम उम्मीद करें समझ में आ रहा है बच्चा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv बाई dr। तो फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो, ऊपर में है पोटेंशियल तो हो जाएगा वोल्ट, और नीचे में है डिस्प्लेसमेंट तब हो जाएगा मीटर, ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा पर मीटर। क्या बोला मैंने? समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है? dv बाई dr है, dv का क्या होता है? v, और dr का होता है मीटर। यही मीटर ऊपर चल जाएगा तो वोल्ट पर मीटर, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम। तो हम उम्मीद करें कि बच्चा आपको समझ में आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता एकदम समझ में आ गया है। पक्का? आगे बढ़े, फिर से एक बार सुन लीजिए। यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर, या इसी को आप बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv बाई dr, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलॉम। तो बच्चा इसको भी आप अच्छा से कर लीजिएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? dv बाई dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया E। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? मैं तो पहले आपको रिलेशन ही बता दूं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dv बाई dr। तो आपको ए रिलेशन अभी यहां पर मैं डिराइव करके बता रहा हूं कि ये रिलेशन कैसे होता है। उम्मीद करें मामला समझ में आ रहा है क्या कि मैं क्या आपको कह रहा हूं से? हाँ, पक्का समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छे। यहां पर थोड़ा इसको हटा लीजिए, यहां पर क्लियर रहेगा कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर हटा लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। ये रखिए, ये पेन सबसे बेटर दिखाई देता है आप लोग को, इसी को रखिए। हाँ, तो मैंने क्या किया कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर चार्ज कितना स्टैब्लिश्ड है? प्लस क्यू। पक्का समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना कंसीडर किया गया है? ई कंसीडर किया गया है। ए पर का चार्ज कितना है? कहां गया ए? यहां तक गया ए। यहां देखिए, ए पर का चार्ज कितना है? क्यू नोट है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले इस क्यू नोट चार्ज को हम लोग ए से बी तक लाते हैं। तो या तो आप लाइए नहीं, सबसे पहले ये पता कीजिए कितना फोर्स इनके बीच में अपियर हो रहा है। तो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है
चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहां पर माइनस साइन क्यों दिया? माइनस साइन इसलिए दिया क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। रिपल्सन फोर्स क्यों है? क्यों है विकर्षण बल? क्योंकि यहाँ क्यू नोट भी प्लस चार्ज है और प्लस क्यू भी प्लस चार्ज है, तो तय बात है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा। कूलॉम साहब कह चुके हैं कि सेम नेचर का अगर चार्ज हो तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। समझ में आ रहा बच्चा? तो अब हम लोग ए निकालो कि फिर कितना यहां पर वर्क हुआ। जब फोर्स मिल जाए तो वर्क निकालने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया एफ डॉट डीएल, यही ना होता है वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कितना हो रहा है बोलो? तो डीएल डिस्प्लेस लिया गया है। ए से बी के बीच का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो डीएल लिया गया है। अब तुम अगर इसको एफ डॉट डीएल को चेंज कर लो तो एफ के बदले क्या पुट करोगे? बोलो क्या पुट करोगे? तो क्यू नोट इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई, और डीएल को जो कहते हैं छोड़ दो। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम चाहो तो इसको और तोड़ सकते हो। एक मिनट, तुम यहां देख लो क्या होता है वर्क इज इक्वल टू। वर्क इज इक्वल टू, तो अभी हम लोग पढ़े कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स निगेटिव है तो निगेटिव ले लेना। अब इसको अगर तुम ब्रेक कर दो तो एफ डीएल कॉस थीटा, थीटा कितना लोगे? 180 डिग्री लोगे। क्यों 180 डिग्री लोगे? क्योंकि फोर्स ई डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तुम ऐसे ले रहे हो, तो दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। और कॉस 180 का मान कितना होता है? जल्दी से बता दो, कॉस 180 का मान कितना होता है? तो कॉस 180 का मान होता है -1, -1। तो क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा, एफ का वैल्यू पुट कर दो। कितना था एफ का वैल्यू? तो एफ का वैल्यू था क्यू नोट इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई, और डीएल को रहने दो, और कॉस 180 कितना बता दिए? -1। इसका मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा टर्म हो गया क्यू नोट ई डीएल। लेकिन बच्चा तुम डीएल के बदले क्या पुट कर सकते हो? माइनस डीआर पुट कर सकते हो। अब जरा इसी खेल को तुम अच्छा से समझना, यहीं पर बच्चे समझ फंसते हैं। देखो, ए मान लो कि ए और बी दो कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। हम कंसीडर करते हैं कि ये जो लेंथ है वो डीएल है इस डायरेक्शन पर, और इस डायरेक्शन पर हम लेंथ को बोल रहे हैं कि डी आर है। एक्चुअली दोनों तो इक्वल रहेगा, लेकिन प्लस माइनस का खेल है। एक को अगर इधर मेजर करेंगे तो हम डीएल ले रहे हैं, और इधर मेजर करेंगे तो हम माइनस डी आर लेंगे। उस तरह से अगर हम डीएल के बदले माइनस डी आर ले लें, डीएल के बदले माइनस डी आर ले लें, तो फिर अपन का जो इक्वेशन हो जाएगा, इस डीएल के बदले तो माइनस डी आर पुट करोगे तो फिर से तुम्हारा जो वर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा वर्क? क्या हो जाएगा वर्क? तो क्यू नोट रहेगा, ई रहेगा, और मैंने बोला कि डीएल के बदले माइनस डी आर ले लो। मतलब तुम्हारे पास जो वर्क आ रहा है वो हो रहा है माइनस क्यू नोट ई इंटू डी आर। क्या बोले? बात समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अब अगर इस क्यू नोट को तुम अगर बाई में लेकर के चल जाओ, इस क्यू नोट को बाई में लेकर के चलाओ, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस क्यू नोट को बाई में लेकर के आ जाओ। तो इधर तो डी डब्ल्यू पहले से था ही, समझ में आ रहा? क्यू नोट को तुम बाई में ले लो, इधर क्या बच गया? माइनस बचा, ई बचा और डी आर बचा। और अभी तुम पढ़े हो बच्चा कि इस डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीवी। मतलब डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब अगर तुम केवल ई को यहां रखोगे तो माइनस डी आर यहां से जंप करके इधर चला आएगा और हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर। तो यही रिलेशनशिप है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, ये जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो यही है। क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो बच्चा इसको भी खूब अच्छा से करना। कौन जाने, ये क्वेश्चन देखो हम नया ऐड किए, तुम लोग का जो उस समय दिया हुआ था उसमें इसको डाला हुआ नहीं था, लेकिन इसको कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। और एक किसी चीज मतलब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम लोग सोचे क्यों रिस्क लेने जाए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी का मतलब इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल, और इक्वल को हिंदी में कहते हैं सम, पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव। सम विभव मतलब हो गया सम विभव तल। सरफेस का मतलब होता है तल। सम का मतलब बराबर, विभव का मतलब विभव, तल का मतलब सरफेस। वैसा सरफेस जिसके बाय द वे एक हम ऐसा सरफेस लेते हैं और इस सरफेस के हर बिंदु पर अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो फिर हम ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। क्या बोले? समझ में आया? पक्का समझ में आया?
हम जैसे देखो अपन का जो बोर्ड वुड होता है ना, जो स्विच बोर्ड वगैरह घर में तुम लोग का लगा रखा है, वो सारा का सारा इक्वी पोटेंशियल होता है बच्चा। क्यों इक्वी पोटेंशियल होता है? आप मान लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारे घर का ये बोर्ड है, एक घर का बोर्ड है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ, यहाँ पर दूसरा स्विच लगा हुआ, यहाँ पर तीसरा स्विच लगा हुआ। तो ऐसा थोड़ी है कि इस स्विच के पास 220 वोल्ट आ रहा है और इसके पास 500 वोल्ट आ रहा है और इसके पास 30 वोल्ट आ रहा है। नहीं नहीं, अगर यहाँ कनेक्शन सेम अगर हो रखा है तो इसके पास भी 220 वोल्ट आ रहा है, इसके पास भी 220 वोल्ट आ रहा है, इसके पास भी 220 वोल्ट आ रहा है। तो फिर ये जो पूरा का पूरा सरफेस कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये कोई चीज का कीट है, कि किसी चीज का कीट है, तो कीट में तो सब जगह 220 वोल्ट आ रहा है। अगर तुमको कम या ज्यादा करना है तो उसको कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर तुमको ज्यादा अलग डिवाइस लगाना होगा। कहीं पर तुम डायोड लगाते हो, कहीं पर तुम कैपेसिटर लगाते हो, कहीं पर तुम ट्रांजिस्टर लगाते हो, कहीं पर कुछ और लगाते हैं, कहीं पर हम कुछ और लगाते हैं, नहीं कहीं पर रेक्टिफायर लगाते हैं। मेरे को नहीं पता है किस जगह पर किस डिवाइसेस के लिए कौन सा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ जाएगा, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अदरवाइज इस बोर्ड में तो आ रहा है 220 वोल्ट, तो फिर ये बोर्ड तो कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बच्चा समझ में आया? राउंड फिगर में इतना समझो कि अगर कोई सरफेस है और इस सरफेस के हर पॉइंट पर अगर इक्वल पोटेंशियल है तो फिर हम लोग ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब आते हो इसको कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या मतलब? जैसे मान लो कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट तक जाना है, तो सिस्टम कह रहा है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को ले जाइएगा तो उसमें ले जाने में जो डूइंग वर्क डन है दिस विल बी ऑलवेज जीरो। कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ए से बी तक जाने में। अगर इस पॉइंट को ए ले लिया जाए, इस पॉइंट को बी ले लिया जाए, तो ए से बी तक जाने में कोई वर्क उसको नहीं करना पड़ेगा। अब कैसे नहीं करना पड़ेगा? तो बच्चा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हो कि पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी विभवांतर इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। और बोलो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी ए, और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बी। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। लेकिन बच्चा चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो जितना वी ए होगा उतना ही वी बी होगा। फिर से सुन लो, चूंकि सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल भी ये है उतना ही पोटेंशियल भी ये भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? नो डाउट जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। तो पहला जो तुम यहाँ पर टॉपिक पढ़े कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज को ले जाते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस में तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारा यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे इसको बहुत प्रमाणित करने का जरूरत नहीं है। मान लो कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ऐसे ही निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। तो तय बात है कि ये परपेंडिकुलर ही होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम कहो कि नहीं सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। अभी ना पढ़े हो? अभी ना पढ़े पोटेंशियल ई डॉट डी एल। इसको अगर तुम ब्रेक कर दो तो ए डॉट बी का मतलब हो गया ए बी कॉस थीटा। लेकिन वर्क कितना भी पढ़े हो तो वर्क पढ़े हो कि जीरो होता है फर्स्ट केस में, और चार्ज इसका मतलब जीरो। अब यहां से तुम कॉस थीटा का अगर मान लोगे तो जीरो बाई ई डीएल हो जाएगा, और किसी चीज से जीरो डिवाइड करेंगे तो जीरो। अब बोलो कॉस में किसका मान जीरो होता है? तो 90 का मान होता है। इसका मतलब थीटा कितना आ गया? तो थीटा तुम्हारा आ गया 90 डिग्री। अब थीटा क्या है? थीटा ई और डीएल के बीच का एंगल हो गया। अब डीएल का मतलब क्या हो गया? तो सरफेस। ई का मतलब क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कि ई इज परपेंडिकुलर टू डीएल। ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस में देखना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग और वीक और इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए बताता है कि उस क्षेत्र का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो बच्चा अभी तुम पढ़ा कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल 1 बाई डी आर। डी आर अगर छोटा है तो E बड़ा हो जाएगा, डी आर अगर बड़ा हो गया तो E छोटा हो जाएगा। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो डी आर प्रोपोर्शनल 1 बाई ई। ई अगर बड़ा है तो डी आर छोटा हो जाएगा, और ई अगर छोटा है तो डी आर बड़ा हो जाएगा।
बड़ा और छोटा होने का मतलब स्ट्रांग और वीक। तो क्या मतलब हो गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए बता रहा है कि उस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग है या वीक है। और इसका चौथा पॉइंट मैंने तुमको बता दिया कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। कैसे करेगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे इंटरसेक्ट करेगा बताओ? एक कैरेक्टर का होगा, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक सरफेस ए है दूसरा सरफेस ए है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। चलो ये ध्यान रखो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस अराउंड द चार्ज। अगर यहां पर हम चार्ज लेंगे तो चार्ज के चारों ओर ये जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा बता दो तुम ही, कैसा बनेगा? तो स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल सरफेस बनेगा। ए अगर चार्ज है तो यहां से सब जगह ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो बाहर ऐसे निकलेगा और पूरा का पूरा सरफेस कैसा बना देगा? स्फेरिकल बना देगा। तो बच्चा हमें 5 का 5 पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है सो मैंने बता दिया। वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फिर मैंने पहला इसका तुमको बता दिया प्रॉपर्टी कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने में क्या होता है? वर्क नहीं करना होता है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि हमको इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये बताता है कि उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या स्ट्रांग है। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। और पांचवा मैंने तुमको बताया कि अगर हम कोई पॉइंट चार्ज ले लेंगे तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर स्फेरिकल सरफेस बनता है। तो उम्मीद करें बच्चा पक्का समझ में आ रहा है? पक्का एकदम सभी लोग को? बहुत अच्छा। फटाफट अपना कमेंट्स मारते रहिएगा, फटाफट अपना मैसेज मारते रहिए, समझते रहिए और मेरे को रिस्पॉन्स देते रहिए कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, ताकि मेरे को समझाने में सुविधा होगा। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए अगर आप यहां पर चार्ज लिए तो यहां से लाइन निकलता है, बहुत कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। ये लाइन तो सब चीज है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये लाइन क्या है? इनविजिबल होता है लेकिन काउंटेबल होता है। इनविजिबल होता है लेकिन काउंटेबल होता है। हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन गिन सकते हैं। और ये जो लाइन निकला इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते थे, याद आ रहा है बेटा? और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं ना। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यही तो फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अगर यहां पर आपने पॉइंट चार्ज ले लिया है, अगर आपने यहां पर कोई चार्ज को ले लिया है तो इस चार्ज से हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर क्रॉसिंग ये सरफेस से, ये जो पूरा का पूरा सरफेस बना ये सरफेस से कितना लाइन क्रॉस किया, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फिर से सुन लीजिए, अगर आप यहां पर कोई चार्ज लिए हैं तो इस चार्ज के चारों ओर सरफेस बन रहा है और इस सरफेस से कई गो हाउ मेनी ऐसा ऐसा लाइन कितना निकल रहा है, वही फ्लक्स है। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। फाई ऐसे करके ऐसे पेट फाड़ दीजिएगा, फाई बन जाएगा। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसको जूल मीटर पर कूलम भी कहते हैं, इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्या होगा इसका डायमेंशन? तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्या होता है फाई इज इक्वल टू? तो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। अब ई का मतलब, ई को कैसे आप ब्रेक करोगे अगर और एक्सप्लेन करोगे तो ई को कैसे? तो ई इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज और ds को जो कहते हो रहने दो। अब फोर्स का मतलब क्या हो गया? तो फोर्स का मतलब हो गया mlt-2, q का मतलब हो गया at और h का मतलब हो गया एरिया। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है तो m तो रहेगा। अब l देखिए, एक गो l यहां पर है और दो गो यहां पर है, तो 2 और 1 3 गो l हो गया। t ऊपर जा रहा है तो t का पावर -3 हो गया और a भी ऊपर जा रहा है तो a का पावर -1 हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, चाहे आप जैक बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई के बच्चे हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपका आने का बहुत चांस होता है। तो ml3 देखिए मैंने यहां पर तो लिख ही दिया है, ml3 t-3 a-1 a इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने यहां पर फिगर बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप देखिए अगर ए में भी आप एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं तो इस सरफेस से देखिए अगर 4 ए लाइन निकल रहा है तो कै गो लाइन ई निकल रहा है, सरफेस से ये लाइन कितना निकल रहा है, तो हाउ मेनी लाइंस आर क्रॉसिंग फ्रॉम दिस सरफेस, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो चलिए मैं यहां पर इसे साफ भी कर देता हूं ताकि आपको देखिएगा। तो क्या बोले, मैं समझ में आ रहा है बेटा? मैंने अभी आपको बताया कि इस सरफेस से कितना नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स।
अब यहां पर मैंने आपको फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताया कि एक्चुअली फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट, आप डीएस कहिए, आपको शायद डीएस याद रखने का जरूरत है, ज्यादा मतलब याद रहता है, और नहीं तो अगर आपका डिपेंड करता है, ई डीएस लोगे तो आप फॉर्मूला लीजिएगा ई डीएस कॉस थीटा, लेकिन किसी किसी बच्चे को एरिया ए लेने में ज्यादा सुविधा होता है तो ई डॉट ए लीजिएगा और तब हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आप पर डिपेंड करता है कि एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम फॉर्मूला है। तो हम उम्मीद करें बच्चा कि आपको फ्लक्स समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को आप समझते जाइए, कितना आराम है बताइए। पूरा का पूरा तो मैं यूनिट ही एक तरह से कहिए कि मैं आपको दोबारे कर दे रहा हूं और बहुत टेक्निकली कर दे रहा हूं, ना आपको नोट्स का दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल करंट नोट्स भी आप तक पहुंचते जा रहा है। हर एक बात मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको हर बात सुनाई पड़ना चाहिए। बच्चे आप फुल स्क्रीन पर देखिएगा, बिल्कुल फुल स्क्रीन पर देखिएगा, है ना। और ईयरफोन अगर है तो ईयरफोन लगा करके सुनिएगा, तो उससे आपका कंसंट्रेशन भी बना हुआ रहेगा और आपका साउंड भी, आपको साउंड जो क्वालिटी है थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको सुनाई पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपन का आगे का टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर तो हम कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारा बच्चा हमारा कैपेसिटर देखा होगा। ये देखो ऐसा कैपेसिटर, और अपन घर में तो फैन में हम लोग का ऐसा कैपेसिटर सबके घर में लगा हुआ है, किन्हीं किन्हीं का फैन में ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ होगा, कोई दूसरा कोई इक्विपमेंट होगा उसमें ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ होगा, तो कहीं पर आप ऐसा देखे होंगे, तो कहीं ऐसा देखे होंगे, तो कहीं ऐसा देखे होंगे। नहीं, ये सारा का सारा कैपेसिटर है। तो आप ऐसी कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, यह एक वैसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक वैसा विद्युतीय संयंत्र है, इन विच टू कंडक्टिंग प्लेट, इसके भीतर दो ऐसा प्लेट रहता है। और अपन पढ़ने के लिए भी कभी भी कैपेसिटर बनाना होता है तो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं कि एक को प्लस लेते हैं, एक को हम माइनस लेते हैं, बाय ए नॉन कंडक्टिव मीडियम सच दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्मॉल स्पेस। और ये दोनों प्लेट के बीच में ये जो स्मॉल स्पेस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं थोड़े से इस स्पेस को मैं अगर दूसरे कलर से थोड़ा यहाँ पर, ये जो आपको स्मॉल स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्मॉल स्पेस पर चार्ज, आप जब यहाँ से प्लस और माइनस कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ से जब करंट यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ वो चार्ज यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर एक वैसा डिवाइस है जो क्या करता है? जो चार्ज को स्टोर करता है, अपने में चार्ज को स्टोर करने वाला जो डिवाइस है। इसके जो दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव होते हैं, दूसरे प्लेट निगेटिव होते हैं, आगे जाके यही अर्थ में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ रहता है, कुचालक मटेरियल भरा हुआ रहता है, इसी पर आकर के आवेश स्टैब्लिश्ड हो जाता है, बैठ जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो कैपेसिटर कहलाता है। मतलब कैपेसिटर एक वैसा डिवाइस है जो अपने दो प्लेट्स के बीच में जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है, कितना चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ये देखो कैपेसिटर का दो सिंबल तुमको यहाँ पर मैं बताया हूँ। कैपेसिटर का जो पावर होता है ना, अभी आगे जाकर के तुमको हम बताएंगे शायद, तो उसके पावर को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो एक कैपेसिटेंस दो तरह का हो सकता है। कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स कैपेसिटेंस होता है, वो बदलेगा कभी नहीं। अगर 2.5, अगर ए 2.5 पावर का है, अभी आगे जाकर तुमको हम बताएंगे कि इसका जो यूनिट होता है फैराड होता है। तो अगर 2.5 फैराड का या माइक्रो फैराड का या जो भी हो गया मिली फैराड का, जो कुछ भी हो जाएगा वो तो उस पर डिपेंड करता है, तो ये ऑलवेज यही रहेगा। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएबल कैपेसिटर लगाने का जरूरत। तो सर्किट में क्या होगा ना, ये सर्किट में कोई कोई सिंबल ऐसा होगा तो समझ लेना कि फिक्स्ड कैपेसिटेंस वहां लगा हुआ है। और कुछ कुछ ऐसा हो कि ऐसा वाला फिक्स्ड वाला बना के एक एरो का साइन यहाँ से यहाँ ऐसे काट देता, लगा देता है, तो फिर इसका मतलब समझ लेना कि ये वेरिएबल कैपेसिटेंस वहां पर लगा हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें कोई फिक्स कैपेसिटेंस वाला हो और कोई वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला यहाँ पर कोई रोल यहाँ पर कर रहा होगा, अदा कर रहा होगा। हम लोग अभी पढ़े कैपेसिटर। अब हम आते हैं उससे कैपेसिटी पर कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं। तो देखो एक कैपेसिटर है, देखो बताया था ना कि दो प्लेट होता है, यहाँ पर देखो दो प्लेट है, वो अपना अपना डिजाइन है, इसको हम प्लस क्यों कर रहे हैं, इसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं। और इसके बीच में देखो ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो ये जो चार्ज स्टोर है, यही कैपेसिटर का काम है। अभी तुम पढ़ रहे हो कैपेसिटी, तो तुम खुद ही सोचो कि यहां पर इतने सारे कैपेसिटर तुमको हम दिखलाएं, तो क्या सारे कैपेसिटर को एक ही जैसा पावर है क्या, एबिलिटी है क्या चार्ज या
एनर्जी को स्टोर करने का? नहीं ना। मान लो कि ए वाला कैपेसिटर कुछ स्टोर करता होगा और ए वाला कैपेसिटर कुछ ज्यादा ही स्टोर कर लेता होगा। हो सकता है कि इससे भी कुछ कम या ज्यादा ए वाला कैपेसिटर स्टोर कर लेता होगा, हो सकता है ए वाला कुछ और ही कम ज्यादा स्टोर। तो अलग अलग कैपेसिटर में उनकी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इसी एबिलिटी को हम उनकी कैपेसिटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका दो नाम है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कह सकते हो या कैपेसिटी भी कह सकते हो। मैंने बोला कि ये जो कैपेसिटर आप लिए हो, इस कैपेसिटर में यहां पर कितना चार्ज स्टोर होने का एबिलिटी है, इसी को हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं। और जानते हो ये जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। जैसा चार्ज तुम दोगे वैसा वहां पर पोटेंशियल एराइज होगा। और हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, तो यहां भी कांस्टेंट में टूटेगा। क्योंकि कैपेसिटर पढ़ रहे हो तो सी में टूटेगा, तो हो गया सी इंटू भी। तो बेटा फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू सी इंटू भी। अब ये जो सी है ना, इसी सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो बच्चा एक फिर बता दें एक यहाँ पर कि ये तुम्हारा कैपेसिटर तुमको मिल गया कि क्या इसकी कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट फेराड होता है। और 1 फेराड को ही हम 1 कूलम पर वोल्ट बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कूलम पर वोल्ट। इसका डायमेंशन निकालने का जरूरत पड़ जाए तो क्यू बाई भी। क्यू और भी का मतलब क्या? W बाई क्यू। क्यू ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई W। और क्यू का क्या होता है? क्यू का होता है IT। अब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो IT का स्क्वायर है ना। Q इज इक्वल टू IT। तो IT का मतलब हो गया AT, I का एम्पियर और T इसका स्क्वायर कर लो। और नीचे में W है तो W का हो जाएगा ml2T माइनस 2। अरेंज कर लो तो ऊपर में हो गया A2 T2 और नीचे में हो गया ml2 T माइनस 2। अरेंज करो, M को ऊपर ले जाओ -1, L को ऊपर ले जाओ -2, T को ऊपर ले जाओ तो 2 और 2 4 हो जाएगा। और A और 2 तो ऊपर में है। ये सब थोड़े से हार्ड डायमेंशन होते हैं, तो ये सब जरूर ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत चांसेस रहेगा। अभी तुम फॉर्मूला पढ़े कि C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अगर V को तुम यूनिट मान लो, तो C और Q दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो यही बात लिखा हुआ, Q और C दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड। अब यहां से चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 यूनिट। कितना? एज द चार्ज रिक्वायर्ड, उतने चार्ज की जरूरत हो जाएगी जो वहां के पोटेंशियल को कितना राइज कर दे? 1 राइज कर दे। वही चार्ज क्या है? उसकी कैपेसिटी है। अब यहां पर तुमको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट बताए हैं, न्यूमेरिकल में काम आता है कि माइक्रो फैराड लिखना होता है, हम म्यू एफ लिखते हैं। और 10 टू द पावर -6 फैराड होता है। नैनो फैराड आता है तो 10 टू -9 फैराड। और पिको फैराड, थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान देना, न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है पिको फैराड का, तो 10 टू द पावर -12। एक एनर्जी डेंसिटी, ये भी तुम्हारे लिए हम एक नया ऐड कर दिए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, खास करके सीबीएसई के बच्चों को एनर्जी डेंसिटी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछ दिया है। तो मैं एक बार बता देता हूं कि एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो नाम ही है डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम पर किसी के, मान लो ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर का टोटल वॉल्यूम भी है। अब यहां पर टोटल चार्ज मान लो, तो टोटल एनर्जी बाय द वे स्टोर हुआ E। तो तुम भी वॉल्यूम पर एनर्जी कितना स्टोर कर पाया? E। तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना एनर्जी स्टोर कर पाओगे? E बाई भी। इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। कि किसी कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में यूनिट वॉल्यूम पर गौर करना, यूनिट वॉल्यूम पर जितना एनर्जी तुम स्टोर कर पाओगे, यूनिट वॉल्यूम पर जितना एनर्जी स्टोर कर पाओगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ऐसे U और उसके नीचे D लिख सकते हो। U से हो गया एनर्जी और D से हो गया डेंसिटी। तो UD इज इक्वल टू हो गया E बाई भी। UD इज इक्वल टू E बाई भी। तो अब बोलो E का यूनिट क्या होता है? तो नो डाउट एनर्जी का जूल होता है। और वॉल्यूम का क्या होता है? तो मीटर क्यू, ऊपर में जाएगा तो जूल पर मीटर क्यू। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो बोलो ml-1 T -2। अगला वर्ड है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवन का मतलब होता है, पोलराइजेशन का जो नॉर्मल मीनिंग होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि क्या सेम कास्ट के चीज को
जैसे मान लो कि इधर सब प्लस को स्टोर कर दिया जाए और इधर सारे माइनस को स्टोर कर दिया जाए, तो एक गुण वाले चीज को एक प्लेट पर स्टोर कर देने का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस, किसी डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन वो प्रोसेस है कि इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, कितना? इक्वल और अपोजिट चार्जेज ऑन द टू अपोजिट फेज ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये जो दो प्लेट लिए हो या दो अपोजिट फेस लिए हो, ये दोनों अपोजिट फेस पर दोनों डिफरेंट नेचर का लेकिन दोनों इक्वल, अगर ऐसे आप चार्ज को अगर आप स्टोर कर पाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ है, अगर तो टोटल बोलो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और पोलराइजेशन हो गया तो, अगर पोलराइजेशन हो गया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? तो ईपी, पी फॉर पोलराइजेशन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर बता दो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना बच रखा है? तो दोनों को माइनस कर लेंगे, ई बाई एप्सिलॉन नॉट और सॉरी सिग्मा बाई सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इसको ऐसे मत लिखो, तुम लोग को बाई ऐसे ही लिखो। तो और यहां से तुम इसको एलसीएम ले लो, तो हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा यहां पर आकर के तुम्हारा आज का पूरा क्लास तुम्हारा क्या हो गया? जितना तुमको क्लास आज का करना था, मैंने पूरा का पूरा क्लास आज तुम लोग को यहां पर करवा दिया। और मेरे समझ से हम अच्छा से क्लास तुमको करवाए हैं। उम्मीद करते हैं कि तुमको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ पर मेरा टुकड़ा है ही, समझ ही रहे हो, मैं हर दिन तुमको देता हूँ 9110163511। इस पर मेरा मतलब कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरे क्लास के तो जो बच्चे हैं उनको तो शायद नंबर बिल्कुल याद हो गया होगा लेकिन जो बच्चे बाय द वे, कुछ वैसे बच्चे जो मेरे ऑफलाइन क्लास में नहीं हैं और इस क्लास को कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, आप भी क्लास कीजिए। आप अपने दोस्तों को, पूरे झारखंड के हर एक बच्चे को, 12 के हर एक बच्चे को क्लास करना चाहिए। मैं एक स्टैंडर्ड क्लास दे रहा हूं आपको और आपका बेनिफिट मेरा बेनिफिट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है ना, मेरे ही बच्चे तो पास कर रहे हैं ना, मेरे ही बच्चे को तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बस बच्चे खुश, सर खुश। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे कि आप अच्छा से पूरा चीज को समझे होंगे, पूरा इसको याद करते जाइए कल के लिए नहीं छोड़िए। बच्चे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको कल के लिए वेट कर सकते हैं, अच्छा हम कर लेंगे, नहीं बेटा, फ्यूचर टेंस में नहीं रहना है, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में रहना है, कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे मेरे बच्चे। मैं फिर अब यहाँ देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रो का लगभग पूरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास से, अब जो भी क्लास होगा कल परसों, जो भी जब भी क्लास आपको मिलेगा, तो उस क्लास से मैं आप लोग के लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और कितना अच्छा रहेगा बताइए, सारे शॉर्ट क्वेश्चन 1 यूनिट का निकल गया, ऐसे 1-2 क्लास में सारा लॉन्ग क्वेश्चन निकल जाएगा और आपके भीतर एकदम पावर आ जाएगा कि आई कैन डू इट। आप बिल्कुल अच्छा से एग्जाम दे सकते हो। इस वीडियो को, मतलब वीडियो बोले तो क्लास को, अभी तो क्लास रहेगा, फिर बाद में वीडियो में आपके पास स्टोर हो जाएगा, तो फिर इसको आप बार बार देखो। सुना हुआ चीज ज्यादा याद होता है, ज्यादा याद होता है। किसी को नोट्स का कोई दिक्कत होगा तो पॉज करके रोक लो और फिर वहां पर आप उसको अच्छा से नोट कर लो। तो मैं तो बेटर आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर आपके पास कोई और राय होगा कि सर अगर आप ऐसा करते हैं तो और बेटर होगा, तो मैं उसको भी फॉलो करूंगा। तो चलिए, फिर से मैं नए क्लास में आपके पास फिर से आता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।